ओके, सो देखो ये ग्राफ बेसिकली कैटालिसिस को या एक्शन ऑफ कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करता है। ऑलराइट, ये जो लाइन जा रही है दैट इज़ बेसिकली विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो रेड वाली लाइन है दैट इज़ विथ कैटलिस्ट। सो व्हाट कैटलिस्ट इज बेसिकली डूइंग इज टेकिंग एन अल्टरनेट पाथ। अगर कैटलिस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ और बेस्ड अपॉन दैट यू शुड आंसर। ओके, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। तो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है कि डेल्टा जी जो है दोनों केसेस में सेम आ रहा है, इजंट इट? डेल्टा जी या डेल्टा एच जिसको अपन बोलते हैं, तो ये सेम आता है, इट डजंट चेंज। ऑलराइट, चेंज काय में आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी में। ऑलराइट, और एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि कैटलिस्ट इज टेकिंग अ डिफरेंट पाथ। ओके, इट इज टेकिंग अ path that is probably a shortcut, or it probably just requires a lower activation energy, so it is simply taking a different path जिसके वजह से you get a catalysis और या फिर catalytic action. Okay, so that is something you need to remember. It does not change the positions of the reactant and product in terms of energy diagram, तो इसलिए डेल्टा जी या डेल्टा एच remains same. Okay, सेकंड चीज़, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के लिए ओके सेम सेट होता है बेसिकली। ओके, इट वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन। राइट, क्योंकि देखो पोजीशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन चेंज। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लग रहा है उसका एक्जैक्टली अपोजिट अपने को रिवर्स डायरेक्शन के लिए एनर्जेटिक्स लगेगा। ओके, so यहाँ पे catalyst cannot alter the equilibrium position, okay, of the reaction. It basically does it for the same forward as well as backward direction के लिए. So catalyst work for both forward as well as backward direction के लिए, okay, and it does not change the delta H of the reaction. Okay, it only lowers activation energy. There are some special cases of catalysis, for example autocatalysis. Okay, ये special case है, इसमें क्या हो रहा है कि one of the product of the reaction it actually acts as a catalyst for that reaction. Clear है क्या? Okay, one of the product act as a catalyst for that reaction. So जैसे for example if you look at A plus B gives you C plus 2A. alright, इस तरह का ये reaction मिल रहा है, मतलब कि there is some sort of reaction actually. इसका example I don't know if I have put it over there or not, but there are examples of this जिसमें reactant regenerate हो रहा है इसमें. Okay, basically you can see that it is basically acting like a catalyst itself क्योंकि ये regenerate हो रहा है. Alright, but that is also a product. Okay, so इसमें क्या हो रहा है कि you are getting 2A में से 1A will basically act as a catalyst, or you can say it will, है ना, 2A में से क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, 2A में से 1A it will basically again combine with B and you get the same product. Okay, so every time you do that you get you get 2A, okay, or whatever, right, you just little bit more than A, ठीक है, जो मिल रहा है तुमको. सो ये थोड़ा सा एक्सेस में तुमको वन रिएक्टेंट एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, और दैट एक्चुअली कम्स बैक इनटू द रिएक्शन साइकिल इटसेल्फ. ओके, फ्रैक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज कमिंग बैक एज अ रिएक्टेंट. तो क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि अपन कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, समथिंग दैट गेट्स रीजनरेटेड, ओके, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इजंट इट? सो इसका अगर रेट लॉ देखें अपन, तो अगेन रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. सो व्हाट वी गेट इज R इक्वल टू K A टाइम्स B. ओके, सो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, so as the reaction proceeds in the forward direction, जैसे reaction proceed हो रही है in the forward direction, okay, B concentration decrease, इसका concentration क्या हो रहा है, decrease हो रहा है. A का concentration increase हो रहा है. okay, क्योंकि ये जो है A that is reactant as well as product, तो A का concentration increase हो रहा है. अब A का concentration जब increase होता है तो reaction again sets into the forward direction, isn't it? क्योंकि इसका concentration अगर बढ़ रहा है, इसका concentration कम हो रहा है, सो जस्ट फोकस ऑन दैट पोर्शन. और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली शेटलियस प्रिंसिपल. करेक्ट है कि नहीं है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सो दिस A that is getting generated here is basically acting as a catalyst. Alright, next we're going to talk about inhibitors. Inhibitors are basically negative catalyst, इनको अपन poisons भी बोलते हैं. Okay, catalytic poisons या poisons. Inhibitor works in opposite direction as that of catalyst. ठीक है,
इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड. ओके, ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. ओके, सो इसेंशियली इफ यू हैव अ रिएक्शन A plus B gives you C, तो इसमें A plus B gives you I, इंटरमीडिएट. ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट. तो ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें वी गेट एनर्जी ग्राफ और यहाँ पे वी गेट सो सिमिलर ग्राफ मिल रहा है अपने को जो अपन ने इसके पहले देखा था. जस्ट हैव अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इसमें. ओके, बट ये I जो है इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट C. ठीक है ना, इसके लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है. ओके, सो I तो बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, बट C नहीं बनेगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द होल रिएक्शन इज एक्चुअली स्टॉप्ड. ओके, सो दैट्स हाउ कैटलिस्ट एक्चुअली वर्क. हम लोग काफ़ी रिएक्शंस देखेंगे आगे इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसमें कहीं कहीं हम लोग कैटालिटिक पॉइजन्स यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द रिएक्शन. ओके, फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस. तो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज़ द थियरी बिहाइंड कैटालिटिक पॉइजन्स, क्योंकि हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली बिकॉज उसमें अपन कैटलिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं. Next reaction is heterogeneous. Next concept is heterogeneous as versus homogeneous catalyst. सिर्फ differences समझना है तुमको, क्या difference है homogeneous और heterogeneous catalyst में. सिर्फ अगर तुम wordings के ऊपर ध्यान दो तुमको समझ में आएगा. basically nothing much to it. अगर heterogeneous catalyst देखिए तो क्या हो रहा है कि इसमें जो catalyst है उसका phase ही different है. ओके, अगर रिएक्शन गैशियस स्टेट में है तो कैटलिस्ट जो हो रहा है वो सॉलिड स्टेट में है. जैसे फॉर एग्जांपल H2PD. ठीक है ना, H2PD कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अपन यूज़ करते हैं. रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स टू अल्केन्स या अल्काइंस टू अल्केन्स या रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अल्कोहल्स. तो इस तरह की जो रिएक्शंस करते हैं उसमें अपन H2PD यूज़ करते हैं. ओके, इसको अपन बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ सरफेस पे हो रही है. तो एक सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली प्लेज अ मेजर रोल इन दिस वन. ओके, क्लियर है ना. एंड वी ऑल्सो नो कि जो इस तरह के कैटलिस्ट होते हैं, ओके, दे आर बेसिकली ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, क्योंकि इनके पास MTT ऑर्बिटल होते हैं. MTT ऑर्बिटल रहने की वजह से दे कैन एक्चुअली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और ये नए बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये अलग इंटरमीडिएट बना सकते हैं. दैट विल रिक्वायर लोअर एनर्जी, क्योंकि देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है they can accept electrons very easily, isn't it? So they can make those intermediates that actually have lower energy. So they are basically taking a different path than the uncatalyzed reaction, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है या ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है अपने को, isn't it? यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल बड़े आसान ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. सो यू आर टेकिंग अ डिफरेंट पाथ बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री में अपन इसको डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली. बट these type of reactions are heterogeneous catalyst. ओके, अपन ने ये भी देखा है जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस. रिमेंबर उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड अपन यूज़ करते हैं. ऑलराइट, हेबर प्रोसेस में अपन आयरन यूज़ करते हैं, इजंट इट? आयरन मोलिब्डेनम, तो ये यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट. मोलिब्डेनम इज एक्चुअली अ प्रमोटर. तो दीज आर ऑल हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. एंड देन होमोजीनियस कैटलिस्ट में okay, everything is in the same phase. Okay, either everything is in the aqueous phase or everything is in the gaseous phase. तो देखो everything in the solid phase is something that is not possible. Okay, क्योंकि solid phase reactions are very difficult actually because surface area बहुत कम होता है. Okay, mixing नहीं होता. But everything is in the homogeneous तो everything is the same phase such as liquid or gas, that is something common. liquid state या aqueous phase में that is very common. okay, जैसे for example hydrolysis of sucrose, ये sucrose है. okay, sucrose का hydrolysis कर रहे हैं, we get glucose, isn't it? तो देखो ये acid, okay, this is basically nothing but H plus acid is acting as a catalyst. okay, and that is in the same phase as everything else. Everything else is a solution, acid is also in the solution, therefore this is called as a homogeneous catalysis. okay, yeah, इस catalyst को अपन बोलेंगे homogeneous catalyst. okay, reaction को अपन generally define करते हैं कि this is a homogeneous catalysis reaction. Then we have promoters. okay, promoters क्या करते हैं? they increase the activity of the catalyst itself. जैसे यहाँ पे अपन मोलिब्डेनम जो यूज़ करते हैं, okay, मोलिब्डेनम,
that is a promoter. Okay, iron is a catalyst, but molybdenum is actually a promoter. This is a Haber process. And then we have catalytic poisons. Catalytic poisons, they retard the performance of the catalyst, slow करते हैं. Okay, कैटालिटिक इनिबिटर्स क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं. उनको भी अपन पॉइजन्स ही बोलते हैं, बट अगर टेक्निकल टर्म्स देखा जाए तो इनिबिटर्स विल कंप्लीटली स्टॉप द रिएक्शन, एंड कैटालिटिक पॉइजन दे विल सिंपली स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे. दे विल स्टिल गिव यू द प्रोडक्ट बट एट अ मच स्लोअर रेट. कैटलिस्ट स्पीड्स अप ओनली पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. क्या ये सही है या गलत है? इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ के रिएक्शन को कैटालाइज करता है. ओके, इट नॉट जस्ट फॉरवर्ड और नॉट जस्ट बैकवर्ड, दोनों तरफ के. एंड दैट्स द रीज़न वाई इक्विलिब्रियम फॉर द कैटालिटिक रिएक्शंस डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम. अंडरस्टूड है क्या? सो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. Okay, yeah, so the first thing we're going to see is zero order reaction. So यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि order of the reactions that are different than normal order of the reaction. For example, zero order reaction. So these are enzyme catalyzed reactions या फिर metal surface reaction या catalytic reaction. Catalytic reactions, these are actually zero order reaction. The reason for that is जो rate होता है इस तरह के reaction का, these are independent of the concentration of the reactant. ठीक है ना, these are independent of the concentration of the reactant, इसलिए अपन इनको बोलते हैं zero order reaction. alright, look at this reaction. This is a reverse Haber process reaction. यहाँ पे अमोनिया ब्रेकडाउन हो रहा है into nitrogen and hydrogen in presence of platinum catalyst. ठीक है, तो obviously balanced equation has no meaning for the order of the reaction. जो order होता है वो अपने को determine करना पड़ता है. So rate is basically constant. okay, क्योंकि जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का दैट इज जीरो, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्चुअली जीरो. सो व्हाई इज इट जीरोथ ऑर्डर? ठीक है ना, ये समझना है अपने को. तो रिमेंबर दैट, सो लेट्स से यू हैव अ कैटलिस्ट, राइट? सो यू हैव अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का कोई सरफेस एरिया रहेगा. तो इसीलिए जो होता है अपने को सरफेस एरिया जो चाहिए वो लार्ज सरफेस एरिया चाहिए. इसलिए अपन क्या करते हैं, जनरली जो कैटलिस्ट लेते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं. वी डोंट टेक मेटल ब्लॉक्स. जैसे अपन यहाँ पे प्लैटिनम यूज़ करें तो वी यूज़ प्लैटिनम ब्लॉक्स, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपन ने प्लैटिनम की प्लेट लगाई थी, प्लैटिनम वायर लगाया था. तो जो प्लैटिनम प्लेट जो लिया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, उसको अपन ने प्लैटिनाइज्ड किया था. रिमेंबर दैट? ओके, प्लैटिनम ब्लैक से उसको कोट किया था. ओके, टू सिंपली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज दैट इज़ अ मेजर रोल. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो क्लियरली जो कैटालिटिक एक्शन है, ओके, या रेट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. ठीक है, नाउ लेट्स इमेजिन कि रिएक्शन सेट हो गया है, चालू हो गया है. ओके, एंड ऑल द सरफेसेस ऑन द कैटलिस्ट आर ऑक्यूपाइड. ओके, ऑन द जितने भी सरफेसेस थे वो सारे ऑक्यूपाई हो गए, उस सरफेस पे भी रिएक्शन हो रही है. तो अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा वो तब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा जब तक कोई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट नहीं हो जाता. ही विल हैव टू वेट. ओके, वो क्यू में रहेगा, और जब पहला मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर निकल गया एज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो जाके वो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा और तब जाके उसका रिएक्शन होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवरऑल अपने को दो चीज़ें देखनी पड़ती है, एट अ लो कॉन्सेंट्रेशन एंड अ सफिशिएंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो लो कॉन्सेंट्रेशन में, ओके, व्हेन द रिएक्टेंट इज वेरी लो एंड द कैटलिस्ट इज वेरी हाई. कैटलिस्ट अगर बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट, जैसे लेट्स से यू टेक 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1.5 मोल ऑफ कैटलिस्ट अगर ले रहे, सो दिस इज नॉट अ कैटलिस्ट एनी मोर, इजंट इट? दिस इज नॉट, वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ कैटलिस्ट एनी मोर, क्योंकि हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बहुत ज़्यादा ले लिया है इसका. सो वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ कैटलिस्ट, वी आर यूजिंग इट एज अ रिएक्टेंट. ओके, हालांकि ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, वही काम कर रहा है जो कैटलिस्ट ले रहा है, बट
इसका जो प्रोपोर्शन है उस हिसाब से इट इज़ नॉट अ कैटलिस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेसेस विल नेवर बी ऑक्यूपाइड कंप्लीटली इवन इफ वी टेक 1 मोल भी लेते हैं अपन, जैसे ये भी 1 मोल ले लिया, ये भी 1 मोल ले लिया, इवन इन दीज केसेस ऑल द surfaces will never be occupied, ठीक है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रिएक्शन विल हैपन एट अ नॉर्मल ऑर्डर, बेसिकली जो भी इसका ऑर्डर रहेगा, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, ऑलराइट, लेकिन ये 0 ऑर्डर नहीं रहेगा इस केस में, ऑलराइट। बट इफ आई टेक जनरली जो अपन कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे ये 1 मोल लिया, तो कैटलिस्ट जो जनरली अपन लेते हैं दैट इज 0.1 मोल, ओके, 0.1 मोल या उससे भी कम लेते हैं एक्चुअली, डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ पे अपन 10% ले रहे कैटलिस्ट समझ लो, ठीक है, तो 0.1 मोल ले लिया कैटलिस्ट। सो अभी लॉट ऑफ रिएक्टेंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, तुरंत में ही जो कैटलिस्ट है उसके सारे सर्फेसेस ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, और सरफेस पे अभी ये रिएक्शन हो रही है एक एक करके। तो पहला मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा तो जाके दूसरा मॉलिक्यूल आके बैठेगा, वो जाके डिस्प्लेस होगा तो जाके तीसरा मॉलिक्यूल आके बैठेगा, वो डिकम्पोज होगा, और इस तरह से सिक्वेंशियल स्टेजेस में ये रिएक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ लिमिटेड टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, अब मैंने ये तो इतना ही रखा, 2 मोल लिया, तो क्या रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। अभी अगर 4 मोल लेता हो तो भी रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एट एनी गिवन केस जो सरफेस है कैटलिस्ट का वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ओके, रेट बढ़ने वाला ही नहीं है। अंडरस्टूड है क्या? ओके, दिस इज अनदर रिएक्शन, यहाँ पे HI डिकम्पोज हो रहा है, द सेम थिंग। ओके, एंड अगेन एज फार एज द कैटलिस्ट सरफेस एरिया इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, रेट इंक्रीज नहीं होगा इनिशियली। जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, दिस कुड बी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया पूरा ऑक्यूपाइड हो गया देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट बिकम्स अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। सेकंड जो अपन देख रहे हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लो। ओके, दीज आर सिंपली एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जब अपन ने वहाँ पे देखा था तो वी डिडंट एक्चुअली हैड, और मैंने या फिर ज़्यादा एग्जाम्पल्स तुमको दिए नहीं थे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बेसिकली, अब ये तुमको याद करने नहीं है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिख के दिए, इसके ऊपर से जाऊँगा भी नहीं मैं। बेसिकली यू जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide, दिस इज प्रॉबेबली समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर ये कैटालिटिक रिएक्शन होता तो it would have been some different order reaction. Okay, it could be 0 order, it could be second order. लेकिन just the decomposition of hydrogen peroxide without catalyst, it is a first order reaction. Move on to the next portion. So these are some more reactions. Okay, nitrogen pentoxide, N2O का, and the radioactivity. These are all first order reaction. These are some examples of second order reaction. ठीक है, NO2 का decomposition, H2 प्लस I2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H2 प्लस I2 का ये है, इसका मतलब ये नहीं होता कि H2 प्लस Br2 इसका भी सेकंड ऑर्डर ही आएगा, ठीक है ना। H2 प्लस I2 वी नो दैट दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। यू गेट द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, यू गेट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिफरेंट। मैं तुमको दिखा दूंगा आगे। समझ में आया ना, मतलब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऑर्डर को, गेस नहीं कर सकते ऑर्डर को। ओके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दिया है। ओके, एंड ये तुमको ध्यान में आएगा फिर अभी कि ना द हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर एक्सीडिंगली डिफिकल्ट। बराबर है, हमने 0 ऑर्डर कॉमन है, फर्स्ट ऑर्डर कॉमन है, सेकंड ऑर्डर भी ठीक ठाक कॉमन है, थर्ड ऑर्डर बहुत कम कॉमन है। ओके, बहुत कम है बेसिकली, मतलब लेस कॉमन है। और अगर फोर्थ ऑर्डर जाते तो दीज आर बेसिकली एक्सीडिंगली रेयर। ओके, और क्यों रेयर है ये अपन आगे सीखेंगे। कुछ जो ऑर्डर होते हैं दीज आर ऑल्सो फ्रैक्शनल। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन, इसका देखो 3/2 मतलब 1.5 का इसका ऑर्डर आ रहा है। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल है। ओके, ये मैंने तुमको पहले भी बताया था मेरे ख्याल से। सो ऑर्डर कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शनल,
ठीक है. दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट, बट यू कैन हैव डिफरेंट फ्रैक्शंस. ओके, इट कैन बी 0.5 और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इट कैन बी फ्रैक्शनल. यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल देखो, ये जो एग्जाम्पल है H2 + Br2 gives you 2HR. देखो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था H2 + I2, राइट. एंड दिस इज एक्चुअली अ फ्रैक्शनल, 1.5 आ रहा है इसका. ऑलराइट, तो ये कैसा डिसाइड करते हैं अपन कि इट इज़ अ फ्रैक्शनल, राइट. सो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते, बट हाउ, ठीक है ना. तो ये भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है. नॉट पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली नॉट द सिंपल. ओके, अपन राउंड अप करके लिख रहे हैं. एक्चुअली दिस रिएक्शन इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड. इसका ऑर्डर निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वी डू दैट एंड दिस इज आई थिंक अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इट शुड बी फाइन. ओके, अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखे, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखे, सेकंड ऑर्डर के भी एग्जांपल्स देखे हैं. वी नो दैट. सो दिस इज एक्चुअली सूडो फर्स्ट ऑर्डर. सूडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव कर रहा है. इट्स नॉट एक्चुअली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सी फॉर एग्जांपल यू हैव दिस रिएक्शन A + B गिव्स यू प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका अगर मैं रेट लिखता हूँ, ठीक है ना, रेट लिखता हूँ, तो दिस इज क्लियरली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इजंट इट. Second order with respect to A is first and with respect to B is also first. So this is a second order reaction. लेकिन मान लो कि मैंने concentration of B बहुत ज़्यादा ले लिया. ओके, किसी एक रिएक्टेंट का concentration बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसका concentration में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना. रिमेंबर कि जब हम रिएक्शन देख रहे हैं इस तरह से, तो हम क्या बोल रहे हैं कि A का भी concentration डिक्रीज हो रहा है, B का भी concentration डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेट निकालने के लिए वी नीड टू नो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दीज कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट. या रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, इजंट इट. तो ये अपने को देखना है ना. लेकिन अगर मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया किसी एक का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा. मान लो 50 टाइम्स ले लिया, दिस इज़ 1 मोल. ओके, 1 मोल, और ये 50 मोल ले लिया B. अगर मैंने B को 50 मोल ले लिया और रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि मान लो कि कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है 100%, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट यू नो एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि रिएक्शन 100% रिएक्शन हो रहा है. एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, A + B कितना बचा रहेगा तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 49, इजंट इट. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1 का B के इसमें. ओके, बेसिकली देर इज एब्सोल्यूटली नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. ऑलराइट, सो यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो रेट के इक्वेशन में नहीं आएगा. हम क्या लिखेंगे इसमें कि रेट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू B. देर इज कि B का कॉन्सेंट्रेशन अब मैं बढ़ाता भी हूँ या कम भी करता हूँ, तो क्या रेट चेंज होगा क्या. मैंने पहले ही 50 ले लिया है. ओके, अगर मैंने थोड़ा बहुत कम भी कर दिया, थोड़ा बहुत बढ़ा भी दिया, क्या रेट चेंज हो गया क्या इस केस में. सो इवन इफ आई चेंज द कॉन्सेंट्रेशन at this point, okay, at the start of the reaction, if I change, I do 2 reaction where this is the concentration terms, and in another case I do like 60 mole of B, 60 mole दिया या 100 mole कर लिया, whatever, right. Whatever the rate of the reaction is, basically in this case is like a maximum rate. Okay, तो अब रेट चेंज नहीं होगा. मैंने थर्ड रिएक्शन कर लिया 1 मोल वर्सेस 25 मोल, अगेन देर इज नॉट गोइंग टू बी much change in rate of the reaction. The rate of reaction is almost going to be same. So since we don't see any change in rate by changing the concentration of B, तो हम क्या बोलेंगे, it is not it does not depend upon the concentration of B. So it is independent of B. That means that is going to be the rate equation. और इसको अपन बोल रहे हैं फिर, मतलब ये जो रिएक्शन इस केस में मेरे को मिल रही है उसको अपन बोल रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So in this case, when one of the concentration of one of the reactant is in excess, उस केस में a second order reaction may behave like a first order, a third order may behave like a first order reaction. तो जब
कोई सेकंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती है. ओके, कंडीशन मैंने बता दिया कब बिहेव करेगी, जब वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस. तो उस केस में उसको अपन बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एग्जाम्पल्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, सो एग्जाम्पल्स देख लो. जैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिल एसीटेट. इथिल एसीटेट का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर रहा हो तो इसमें वाटर अपने को लेना पड़ता है एज अ लिक्विड एंड H+ एज अ कैटलिस्ट. ठीक है ना, ये अपना कैटलिस्ट है. सो इफ़ यू लुक एट इट, जब अपन इथिल एसीटेट को डिसोसिएट करते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी अपने को रिएक्शन, अपने को मिलता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल. तुमने शायद से ये रिएक्शन देखी है 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बराबर है. अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड गिव्स यू इथिल एसीटेट. ये एस्टर्स बोलते हैं इनको. क्या पिक्यूलरिटी होती है इनकी? एनीबॉडी रिमेंबर पिक्यूलरिटी क्या होती है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं पर करेक्ट. सो इसको अपन परफ्यूम्स या एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. दे आर फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स. तो इस परफ्यूम में इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट में. काफ़ी सारे जो एस्टर्स होते हैं जैसे बनाना फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, दीज आर बेसिकली एस्टर्स. सो ये रिएक्शन तुमने देखा होगा. तो इसका ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है बेसिकली इसी का, एस्टर्स का. सो एस्टर्स को जब भी अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो वी गेट एसिटिक एसिड और या वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. तो यहाँ पे इथिल एसिड यूज़ कर ले, इसलिए एसिटिक एसिड और इथेनॉल अपने को मिल रहा है. ठीक है. अगर मैं 1:1 का रेशियो लेता हूँ तो ऑब्वियसली बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट विल चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन. लेकिन जनरली दिस इज एक्चुअली अ सॉल्वेंट. इसको अपन एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ कर रहे हैं, वाटर को ही. सो वाटर को वी आर यूजिंग इट एज अ रिएक्टेंट एज वेल एज सॉल्वेंट. इसको अपन बोलते हैं कोसॉल्वेंट. ओके, समथिंग ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट. तो कोसॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो रेट है, ओके, रेट इक्वेशन जो है उसमें वाटर नहीं आएगा बिकॉज चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर है क्या? सो दिस इज नथिंग बट अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर? दिस इज अनदर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. ओके, यू कैन आइदर डू एंजाइमेटिक और व्हाटएवर, राइट. अगर एंजाइमेटिक करते हैं तो इट बिकम्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर एसिड कैटालिसिस करते हैं, ठीक है, एसिड कैटालाइज करते हैं, केमिकल हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन सुक्रोज का, तो वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. या सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे वाटर इज बेसिकली अ सॉल्वेंट. ठीक है, हमने क्या कर दिया, वाटर का सुक्रोज का सोल्यूशन बना दिया काफ़ी सारा पानी लेके. एंड इवन इफ इट टेक लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू सुक्रोज, इट इज स्टिल मच हायर इन कॉन्सेंट्रेशन. तो this is not going to show up in the rate equation, so you get a pseudo first order reaction. ध्यान में रखना, pseudo first order reaction can actually be first order. It can it cannot be first order, right? It can be second order or it can be zero order. Zero order या second order reaction can actually be pseudo first order reaction. Okay, zero order because zero order इसलिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे क्योंकि if you use like enzymatic reaction then it becomes a zero order reaction. Next concept जो अपन देख रहे हैं that is molecularity of the reaction. very very important concept. ठीक है, molecularity और order इसमें अक्सर confusion रहता है बच्चों को. ठीक है, ध्यान में रखना, order is different, molecularity is different. order हम कैसा निकालते हैं? experimentally. molecularity ये भी हम experimentally ही निकालते हैं but molecularity is something that is different. molecularity term जो है ये अपन ने यूज़ किया है SN1 SN2 में. याद है कि नहीं? SN1 SN2 E1 E2. यहाँ पे जो 1 और ये जो नंबर्स जो ये हो रहे हैं, इंडिकेट हो रहे हैं, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, बराबर है. ये जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपन molecularity ये टर्म यूज़ कर रहे हैं. अब कोइंसिडेंटली हो क्या रहा है इसमें? ओके, इसमें हो क्या रहा है, यूनिमोलिकुलर है, इसका ऑर्डर भी 1 है, और यहाँ पे बायमोलिकुलर है, इसका ऑर्डर भी 2 है. ये कोइंसिडेंस है. ओके, दिस इज नथिंग बट अ कोइंसिडेंस. इसीलिए कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बिकॉज कुछ केसेस में और जो अपन जो रिएक्शन देखे हैं SN1 SN2 E1 E2 यहाँ पे ये हो रहा है, इसलिए यू स्टार्ट टू थिंक कि
molecularity and order is actually same. It is not the same. और इसके ऊपर काफ़ी बार theoretical question पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझ लो. Okay. जो rate of reaction है वो it can and cannot depend upon the stoichiometric coefficients of the reaction. बराबर है. जो अपन रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन और जो रेट है राइट और मतलब रेट लॉ है दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. वो अपने को एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना पड़ता है. तो बैलेंस रिएक्शन जो है इट बेसिकली डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ द हाउ द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस. बैलेंस रिएक्शन में अपने को क्या बता रहा है, हमने A + B ली या C + D मिल रहा है, दैट्स ऑल. और उसको अपन बैलेंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बट इट डज नॉट गिव अस the picture of the reaction, actual जो reaction how is it actually taking place, इसके बारे में अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती. ओके, फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सॉरी फ्रॉम बैलेंस्ड रिएक्शन. सो इसेंशियली इट इज़ वेरी रेयर, ध्यान में रखना, इट इज़ वेरी रेयर फॉर एनी रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप. एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो ये बहुत रेयर है. ओके, रिएक्शन यूजुअली टेक मल्टीपल स्टेप्स. ओके, इवन इफ यू लुक एट दिस SN1 और E1 रिएक्शन, राइट, इट्स ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन स्टेप्स कितने हो रहे हैं, 2, इजंट इट? 2 स्टेप्स में हो रही है SN1 और E1. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? SN1 और E1 में होता क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और फिर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इजंट इट? सो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है. SN2 हैपन्स इन 1 स्टेप. ओके, E2 हैपन्स इन 1 स्टेप, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है. ऑलराइट, सो इफ यू थिंक अबाउट इट, फ्रॉम देयर टू ट्रांजिशन स्टेट 1 स्टेप एंड फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट 2nd स्टेप. तो ये भी देखा जाए तो 2 स्टेप में हो रही है. ओके, सो इट्स वेरी रेयर फॉर एनी रिएक्शन टू हैपन इन 1 स्टेप, इन 1 go. ओके, इट्स वेरी रेयर. द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप. उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी रिएक्शन. क्या बोल रहे हैं अपन, एलिमेंटरी रिएक्शन. ओके, सो दीज रिएक्शंस आर सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रही है. ओके, इस तरह की रिएक्शन को अपन एलिमेंटरी रिएक्शंस बोलते हैं. ओके, और जो एक स्टेप में नहीं होती, ओके, डू नॉट टेक प्लेस इन 1 स्टेप, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दीज आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके, सो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है अपनी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसमें जो अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं, ओके, वो अगर मैं लिखता हूँ, सो व्हाट वी गेट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल SN1 SN2, तो जस्ट लुक एट SN1, राइट. SN1 ले लो या E1 ले लो, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है. अगर मैं दोनों को इंडिपेंडेंटली लिखता हूँ, सो व्हाट वी गेट इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ये अपन ने लिखा भी है मैकेनिज्म. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अपन बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म देखते हैं, इनऑर्गेनिक में नहीं देखते. ध्यान में रखना, इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होते हैं उनका मैकेनिज्म हम नहीं देखते. यहाँ पे अपन रिएक्शन एज सच सिंपली याद करते, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन मेनी केसेस. कुछ केसेस में इट इज़ सिंपल इनफ दैट वी कैन रिमेंबर, लेकिन इन मेनी केसेस द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ यहीं पे देखेंगे अपन. ठीक है, ये जो पोर्शन आ रहा है इसमें अपन कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे और वो तुमको ध्यान में रखना है. किस तरह से अपन वर्कआउट कर सकते हैं, टेक्निक क्या है वो ध्यान. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मैकेनिज्म्स देखते हैं क्योंकि इट इज़ मोर लॉजिकल, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन मैकेनिज्म देखते हैं तो सो अपन उसको वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं ऑर्गेनिक में. सो जस्ट रिमेंबर SN1 SN2 हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते, इसलिए अपने को स्पेसिफिक सेट्स ऑफ प्रोडक्ट ये अपन जनरलाइज कर सकते हैं टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन. तो हमको मालूम है टर्शियरी ब्यूटिल को लेके अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा है तो आई कैन अप्लाई दैट फॉर नियोपेंटिल, और या फिर कोई दूसरा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिल वेक्सिल है तो उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ द सेम मैकेनिज्म. एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये मेरा चेंज होता है. इज़न्ट, जैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है या फिर एलिमिनेशन हो रहा है कहीं पे. सो सेम रिएक्शन, जस्ट बिकॉज मैंने रिएक्टेंट चेंज कर दिया, अब वो मैकेनिज्म मैं अप्लाई करूंगा उसको, सो व्हाट आई गेट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, सो उसमें ज़्यादा अप्लीकेबल है, इनऑर्गेनिक में अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अपन जनरली अपन नहीं देखते मैकेनिज्म एक्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. समझ में आया क्या ये? सो जो स्टेप्स अगर लिख रहे हैं अपन इंडिपेंडेंटली ब्रेक डाउन करके अगर लिख रहे हैं, व्हाट आई गेट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन.
ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज एलिमेंटरी। ध्यान में रखना ये वर्ड या सेंटेंस रेड में दिया है, जो भी चीज़ रेड में रहेगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना है। अगर 2 स्टेप दिए, ठीक है, तो रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स, ओके, मतलब कि SN1 और E1 ये दोनों जो रिएक्शंस आ रही है इसमें, ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मैं इनको ब्रेक डाउन करके लिखता हूँ, इनके स्टेप्स लिखता हूँ, तो ईच स्टेप इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन। इज दिस क्लियर? लेट मी नो एवरीवन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टेप्स रहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, वो सारे स्टेप्स एलिमेंटरी स्टेप्स या एलिमेंटरी रिएक्शंस कहलाएंगे, ओके। सो कोलिजन थियरी अपन ने देखी है लास्ट इसमें, ओके। तो जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयन्स है, जो भी पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज जो है, दे मस्ट कोलाइड इन कोलिजन थियरी। और कोलिजन थियरी में अपन ने ये भी देखा, दे मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, एंड दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन टू क्रॉस द ओरिएंटेशन बैरियर। इसके लिए अपन ने अरेनियस इक्वेशन देखा था, बराबर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया था, रिमेंबर दैट। सो वो सारी चीज़ें। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, मतलब कि नंबर ऑफ स्पेसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज कैन बी एनीथिंग, ओके। जो नंबर ऑफ स्पेसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, ओके, टू वन अनदर, अंडरस्टूड है। साइमल्टेनियसली अगर कोलाइड होते हैं तो जितने नंबर ऑफ स्पेसीज कोलाइड हो रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अंडरस्टूड है। द नंबर ऑफ स्पेसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली विथ वन अनदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अंडरस्टूड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। तो जैसे SN2 में इफ यू रिमेंबर क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, इजंट इट। तो इसको अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए अपन इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं। इट्स अ बैक साइड अटैक, यू गेट ट्रांजिशन स्टेट, और फिर यू गेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये SN2 और E2 अपन ने देखा है, ओके। सो दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, ओके। इन अ सिंपल रिएक्शन लेते हैं, तो सिंपल रिएक्शन अपन एलिमेंटरी रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी स्पेसीज है इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, ऑल द एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, जितने भी स्पेसीज है दे मस्ट कोलाइड एट द सेम टाइम। सिंपल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे स्पेसीज, मतलब मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा, रिएक्टेंट साइड में मान लो 4 स्पेसीज है, ओके। तो ये चारों के चारों एक साथ कोलाइड होना चाहिए, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सिंपल, ओके। और अगर ये चारों स्पेसीज स्टेप्स में कोलाइड हो रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्या, ये सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये समझ में आ रहा। तो मॉलिक्यूलरिटी से मैं बता सकता हूँ, इजंट इट, कि अगर एक साथ कोलाइड हो रहे तो वी गेट अ सिंपल रिएक्शन, स्टेप्स में कोलाइड हो रहे हैं तो वी गेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को अपन बोलेंगे दे टेक प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी इस रिएक्शन की क्या रहेगी, सेम एज द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर रिटन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्योंकि देखो जैसे अपन मैं ये लिख रहा हूँ RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स यू RNU प्लस X माइनस, ठीक है ना। रेट ऑफ दिस रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू KRX, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज SN2 है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of this, concentration of that. Also the molecularity of the reaction is 2. इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी की है, 2। क्यों 2 है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो रही है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, एंड वी गेट द प्रोडक्ट्स, एंड दैट इटसेल्फ इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप है तो जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर क्या, रेट लॉ क्या लिख रहे हैं इसका, ये वाला, ठीक है ना। तो रेट लॉ जो लिख रहे हैं अपन
वो लिख रहे हैं अपन फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप। और मॉलिक्यूलरिटी जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर स्टेप। तो यहाँ पे एक ही स्टेप है ऑब्वियसली, इसलिए इस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी वो 2, एक ही स्टेप रहने की वजह से रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 2। ओके, दिस इज फॉर सिंपल केसेस, सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के। H2O2 का डिकम्पोजिशन H2+O2 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल है। ओके, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सेम डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्राइट, ओके, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर जो रहेगा रिएक्शन का दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज दीज आर एलिमेंटरी रिएक्शंस, बराबर है, एलिमेंटरी रिएक्शंस, ठीक है। सो ये एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी कैटलिस्ट और एनीथिंग। मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो 1। उसी तरह से वी हैव बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें 2 स्पेसीज एक साथ कंबाइन होते हैं। मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया SN2 वाला, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, लेकिन हायर देन ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर प्रिटी रेयर, ठीक है। 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी जनरली नहीं हो सकती। जस्ट इमेजिन हमको बैरियर क्रॉस करने होते हैं, ओके, 2 बैरियर्स होते हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है ना। अब चारों के चारों मॉलिक्यूल्स एक साथ ये बैरियर्स क्रॉस करेंगे, दैट इज हाईली इम्प्रॉबेबल। समझ में आया ना। इट इज़ पॉसिबल फॉर जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल, इज नॉट अ प्रॉब्लम। बाय मॉलिक्यूलर, यस, फाइन, राइट, मतलब एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स विल हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सम एनर्जी, फ्रैक्शन, जो रिमेंबर दैट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राइमॉलिक्यूलर के लिए इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, एंड टेट्रामॉलिक्यूलर या पेंटामॉलिक्यूलर अगर रिएक्शन देखते हैं इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि हम 4, इट्स लाइक यू नो यू हैव लाइक, जस्ट थिंक अबाउट इट, 10 गाइस सर्कल में खड़े हैं, ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग हाई फाई एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट rather than saying time, okay, is that possible? How many tries you will need to do, isn't it? जितने ज़्यादा लोग उसमें अपन ऐड करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल टाइम अपने को लगेगा टू गेट इट राइट, ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो हायर ऑर्डर या हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन जो है मोर देन 3 और 4, दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, ओके। सो दिस इज़ अ रिएक्शन दैट इज़ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से बायमॉलिक्यूलर ध्यान में आया ना, बैलेंस्ड इक्वेशन में अपन क्या लिख रहे हैं, 2, ठीक है, 2 लिख रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, और वी आर सेइंग इट बायमॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं एक साथ, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो HI ये रहेगा एंड I या HI ऐसा लिखेंगे HI, ठीक है। एंड दीज आर कोलाइडिंग, बेसिकली ये कोलाइड हो रहे और ये इसके साथ चले गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, ओके। सो दे आर कोलाइडिंग विथ प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, यू विल गेट प्रोडक्ट, ठीक है, ओनली देन यू विल गेट प्रोडक्ट एक्चुअली, ओके। दिस इज अगेन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, NO and O3 combines, you get NO2 plus O2, okay. This is also very easy to write, NO है प्लस O, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और ये कंबाइन हो रहा है। सो नाइट्रोजन का ओरिएंटेशन मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इजंट इट। सो नाइट्रोजन लिखूंगा मैं NO इस तरह से, सॉरी O, एंड देन यू कंबाइन, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ओके। सो दैट्स हाउ दे आर कंबाइनिंग, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये निकल गया एज O2 एंड दिस इज ब्रेकिंग डाउन एज NO2। देखो मॉलिक्यूलरिटी से मैं रिएक्शन बता सकता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकता हूँ मॉलिक्यूलरिटी से, isn't it? That is the beautiful thing about it, okay. Trimolecular reaction, NO plus O2 gives you NO2. Now writing this is going to be tricky, क्यों? क्योंकि इट्स अ ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, तीनों मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होना है, ओके। सो NO आएगा, ओके, लेट मी ट्राई, ओके, आई हैवंट एक्चुअली ट्राइड इट येट,
you know, and probably something like this. Okay, so all these three molecules must combine at the same time. Okay, or oxygen you can say has to combine in this particular manner, okay, with these two molecules at the same time. मतलब तीन molecules एक साथ collide हो रहे with proper energy and proper orientation, only then will get this. So काफ़ी इसमें hit and miss होंगे, okay, और उसमें से कुछ जो collisions है only fraction of that collision is going to be fruitful collision. Most of the collision are going to be useless collision, और उसी से अपने को product मिल रहा है. So rate of reaction for these type of reactions are going to be very slow. Rate कैसा रहेगा इसका? बहुत slow रहेगा. And order higher than 3 or more are going to be uncommon. So यहाँ पे देखो ये एक example 5Br BrO3 6H+, 5Br BrO3 and 6H+. तो यहाँ पे कितने स्पेसीज आ रही है? 6 6 12. डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस 12 स्पेसीज टू कम एंड कोलाइड एट द सेम टाइम? दिस आर इन एक्यूएस फेज, ठीक है ना, डजेंट रियली मैटर, एक्यूएस फेज में भी कोलिजन्स हो रहे हैं. ओके, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दीज 12 स्पेसीज टू एक्चुअली कोलाइड एट द सेम टाइम एंड गिव यू प्रोडक्ट? आंसर इज नो, सिंपली नो. ये पूरे 12 के 12 स्पेसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं हो सकते. मतलब ये रिएक्शन, क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं हो रहा है, तो क्या ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन हो सकती है, एलिमेंटरी रिएक्शन हो सकती है? नो. समझ में आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के आंसर पूछे जा सकते हैं? इज दिस रिएक्शन a complex reaction? Yes. Is this reaction elementary reaction? Cannot be elementary, क्योंकि 12 species collide नहीं हो सकते. So it is a complex reaction. So ये जो reaction रहेंगी, it is going to take in a sequence of number of steps. Okay, एक particular sequence में ये reaction होगी, number of steps में होंगी. Okay, और molecularity जो है, अब हमारे लिए molecularity for complex reaction not possible. बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या बोल रहे हैं अपन, जो नंबर ऑफ स्पेसीज कोलाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्पेसीज पूरे के पूरे तो कोलाइड कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं, इजंट इट? 12 स्पेसीज कोलाइड नहीं हो सकते. तो मॉलिक्यूलरिटी इस केस में सिर्फ हम एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए या एलिमेंटरी स्टेप के लिए डिफाइन कर सकते हैं. ओके, वी कैन ओनली डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी आइदर फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन ही एलिमेंटरी है. Okay, so molecularity can be 1, 2 or 3, not more than that, possible ही नहीं है, ठीक है. और we can define it for a complex reaction के independent steps को. Okay, independent steps को अपन define कर सकते. For example, SN1 लेते हैं. Okay, this is step 1. तो ये हो गया R plus X minus. Okay, and we know that this is rate determining step, and then we take R plus gives you, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, isn't it? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, and what we get is our nucleophile. Okay, this is a fast step, ठीक है. Now ये जो रिएक्शन है, ओके, ये जो रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी हम ओवरऑल नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सो वी कैनॉट कॉल दिस रिएक्शन एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. इज दिस अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? क्योंकि ओवरऑल अपने को लिखना है ना. ओवरऑल क्या लिखेंगे? RX प्लस NU gives you RNU प्लस X माइनस. और यहाँ पे molecularity is a pretty useless term. We still use it basically. लेकिन देखो molecularity जो term use कर रहे हैं वो हम इस step के लिए use कर रहे हैं, rate determining step के लिए, isn't it? That is the step we are interested in, क्योंकि that is the slow step and that is the rate determining step, isn't it? दो steps है. The first step is unimolecular.
ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज यूनिमोलिकुलर, और हम जो मॉलिक्यूलर टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द स्टेप 1. ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दैट स्टेप बिकॉज दैट इज अ स्लो स्टेप. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. ओके, बिकॉज वी राइट द रेट लॉ, इजंट इट, उस हिसाब से. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. एंड यूनिमोलिकुलरिटी, दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. हम लोग रिएक्शन को बोल रहे हैं बट इट्स एक्चुअली इनकरेक्ट. हमको बोलना क्या है, ये जो रिएक्शन है उसका ये जो स्टेप है दैट इज एक्चुअली यूनिमोलिकुलर. ये भी स्टेप यूनिमोलिकुलर. अब ये स्टेप बताओ, दिस इज एक्चुअली अ बायोमोलिकुलर स्टेप, इजंट इट, क्योंकि इसमें दो स्पेसिस इन्वॉल्व है. दिस इज अ बायोमोलिकुलर स्टेप, दिस इज अ यूनिमोलिकुलर स्टेप. समझ में आया क्या? पहला स्टेप यूनिमोलिकुलर है, सेकंड स्टेप बायोमोलिकुलर है. तो यहाँ पे वी कैनॉट यूज द टर्म मॉलिक्यूलरिटी फॉर द एंटायर रिएक्शन, क्योंकि हर स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी निकालती है. ओके, बट वी डू यूज, we call it as unimolecular reaction. I don't know why we call it as unimolecular reaction. इसको लेके थोड़ा सा डाउट है, बट यू नो आई थिंक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं अपन, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमोलिकुलर, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं अपन. सो समथिंग वी ऑलरेडी नो अबाउट रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, सो ये जो स्टेप होती है ये कैसी होती है, स्लोएस्ट स्टेप. ओके, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, और इसी स्टेप को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर वेयर एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0. ओके, सो ध्यान में रखना कि दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप. इससे अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से. मतलब जो भी अपन रेट लॉ लिखते हैं, ओके, जैसे SN1 का तुमको एग्जाम्पल याद होगा, जो हमने रेट लॉ लिखा था, ऑलराइट, दैट वाज फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, दैट वाज फ्रॉम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो उससे अपन बता रहे हैं कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो इसेंशियली ऑर्डर जो हम निकालते हैं दैट इज़ फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप. मॉलिक्यूलरिटी जो निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेप्स के लिए निकालते हैं अपन, रिएक्शन के लिए नहीं निकाल रहे. रिएक्शन के लिए कब अप्लीकेबल है, ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन. ठीक है, सिंपल रिएक्शन. सो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी 0. मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. थिंक अबाउट इट, 1.5 मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं हो सकते, 0 मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं हो सकते. ओके, मतलब होते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है, इजंट इट? अंडरस्टैंड, इट्स अ क्वर्की थिंग. सो इसेंशियली जो बात अपन कर रहे हैं कि ऑर्डर कैन बी 0 और फ्रैक्शनल और होल नंबर. मॉलिक्यूलरिटी कैन ओनली बी अ होल नंबर. सो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. समझ में आया ना? SN1 ध्यान में रखो एज एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ऐसा ध्यान में रखने का जिससे हम सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. SN1 ध्यान में रखा. अब SN में पहला जो स्टेप था दैट वाज द स्लो स्टेप. उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या था, 1. ऑलराइट, ओवरऑल जो दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसलिए पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, 1. सॉरी, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, 1. समझ में आया ना? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ये कुछ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इंडिपेंडेंट स्टेप्स. हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 2 3 स्टेप्स है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बात कर रहे हैं अपन, m मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं. लेट्स कॉल दिस एज मॉलिक्यूलरिटी. इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ठीक है? सो ये मॉलिक्यूलरिटी है. ओके, 1 1 2 या फिर 1 2 2 ऐसा लिखते हैं अपन, स्लाइटली बेटर आई गेस, 1 2 2. सो इंडिपेंडेंट स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है? ऑर्डर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो हम पूरे रिएक्शन के लिए निकालना है. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए कि ये 3 स्टेप्स में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है. सो लेट्स इमेजिन कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड वाला.
तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या निकलेगा, ये पूरे इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ऑर्डर इज 2. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2. ठीक है ना. तो हम मॉलिक्यूलरिटी से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं. ओके, सो एलिमेंटरी रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका जो ऑर्डर है अपन निकाल सकते हैं फ्रॉम एलिमेंटरी रिएक्शन. ठीक है, एलिमेंटरी स्टेप से. लेकिन हम जनरली ऑर्डर कैसा निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली. ओके, बिकॉज दैट इज़ उसी से अपने को मॉलिक्यूलरिटी इनफैक्ट पता चलती है. ठीक है, वंस वी नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वंस वी नो द मॉलिक्यूलरिटी, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. अगर कोई डाउट है मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर को लेके, तो इस चीज़ में तुमको और पता चल जाएगा. सो जस्ट पे अटेंशन टू इट. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख चुके हैं एक्चुअली. ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. सो विल डायरेक्टली जंप इनटू द इक्वेशन, और मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सो वी हैव एन इक्वेशन. ओके, N2O5 gives you NO2 and O2, और ये बैलेंस कर दिया मैंने इस तरह से. ओके, सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो ऑब्वियसली व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसा निकालेंगे अपन, एक्सपेरिमेंटली. ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देख के अपन बता ही नहीं सकते. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला, पता चला कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5. ठीक है ना, रेट लॉ मैंने लिख दिया इसका, ये दैट इज़ द रेट लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O5. ठीक है, एक बार अब मेरे को ऑर्डर मिल गया, तो इज दिस, बताओ, इज दिस अ सिंपल रिएक्शन और इज दिस अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या ये एलिमेंटरी रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बताओ. ये डिसाइड करो सबसे पहले कि इज दिस अ एलिमेंटरी रिएक्शन. ठीक है, एलिमेंटरी रिएक्शन में क्या होगा, जितने भी स्पेसीज हमने लिखे हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, वो सारे के सारे एक साथ कोलाइड होना चाहिए और उससे हमको एक साथ प्रोडक्ट मिलनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी एलिमेंटरी रिएक्शन. ठीक है, अब अगर ये एलिमेंटरी होता, ठीक है, अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन होती तो इसका रेट लॉ क्या होता. जस्ट इमेजिन करो, इफ दिस इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन, तो रेट लॉ वुड हैव बीन रेट इज इक्वल टू K N2O5 टू द पावर 2. ये इसका रेट लॉ होता. समझ में आया. अगर ये एलिमेंटरी होती तो क्या रेट लॉ ऐसा है क्या, नहीं. रेट लॉ कैसा है, ये ऐसा. मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को कि जो भी स्लो स्टेप है, रेट लॉ से क्या पता चल रहा है मेरे को, ध्यान में रखो, जो भी स्लो स्टेप है, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इन्वॉल्व है. वन मॉलिक्यूल है, ये वन मोल नहीं है, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इन्वॉल्व है. ठीक है ना. लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, दो मॉलिक्यूल है. ठीक है ना. अब एक मॉलिक्यूल से मेरे को 4NO2 या O2 नहीं मिल सकते, मेरे को लेना तो दो ही है. लेकिन जो सबसे पहली जो भी स्टेप इसमें स्लोएस्ट स्टेप रहेगी, उसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ NO2 इन्वॉल्व है. उसके सब्सिक्वेंट स्टेप में फिर देर इज गोइंग टू बी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2O5. मतलब दो, कम से कम तो दो स्टेप्स आएगी इसमें, इजंट इट. एक स्टेप में एक ही NO2 इन्वॉल्व है, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसमें एक ही, मतलब बचा हुआ जो NO2 है वो सब्सिक्वेंट स्टेप में आएगा. मतलब कम से कम दो स्टेप तो है ही है. अगर दो स्टेप है तो ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इज दिस क्लियर. ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शन हो रहा है. अब मेरे को ये पता चल गया कि देयर आर टू स्टेप्स. ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा N2O5 जो है ये डिकम्पोज हो गया इनटू NO2 एंड NO3. सिंपल है. ठीक है, दिस इज अ स्लो स्टेप, सो दिस इज अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये लिख लिया मैंने. अब ये हो गया, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, मॉलिक्यूलरिटी कितना है इसका, एक ही है ना. तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलरिटी 1. ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेप में मैं मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टेप्स के लिए निकाल सकता हूँ. ओके, सेकंड स्टेप देखो. ठीक है, अब ये फास्ट स्टेप है,
इसका ऑर्डर से कोई लेन देन नहीं है. ओके, यही स्टेप ऑर्डर डिसाइड करेगी. ओके, अब इसका दिस इज अ फास्ट स्टेप, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 की. ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 की आ गई, ये स्टेप की, पहले स्टेप की. सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 की आ गई. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा? 1 नहीं, इट हैज़ नो मीनिंग. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ये टर्म हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यूज ही नहीं कर सकते. समझ में आया? ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ये टर्म हम सिर्फ यूज कर सकते हैं फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन. एलिमेंटरी में एक ही स्टेप है तो हो गया काम. मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि सारे मॉलिक्यूल्स का कंबाइन हो रहा है. ठीक है ना? ओवरऑल अगर बोलता हूँ मैं तो पूरी रिएक्शन हो गई. पूरी रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं हो रहा, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है. सो देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसमें मॉलिक्यूलरिटी में इंडिपेंडेंट स्टेप्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, पूरे के लिए यूज़ नहीं कर सकता. और यहाँ पे ऑर्डर अब स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगा. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. और सिंस इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, सो देखो ऑर्डर कैसे निकाला मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया. काय के कॉन्सेंट्रेशन को? N2O5 ये जो था, मतलब इसका कॉन्सेंट, ये जो पूरा रिएक्शन था अपना, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ अब, ठीक है ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ. सो इफ़ यू ऐड द 2 स्टेप्स, क्या हो रहा है? NO3 कैंसिल हो गया. ठीक है ना? अब इसको ऐड करता हूँ तो 2N2O5 गिव्स यू 4NO2, बराबर है? 3 और 1 4 प्लस O2. NO3 क्या हो गया? ये NO3 इंटरमीडिएट बन गया इसमें. ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई. ठीक है, और इसका जो रेट लिख रहा हूँ मैं, रेट ला, तो मेरे को ऑर्डर कैसा पता चलेगा इस रिएक्शन का? मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिएक्शन करूँगा, उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दिया और रेट डिटरमाइन किया, ट्रिपल किया और रेट डिटरमाइन किया. तो ऐसे 2-3 एक्सपेरिमेंट कर लिए मैंने, उसमें से मेरे को ऑर्डर पता चल जाएगा. अपन ने किया है इनिशियल रेट मेथड में, ऑर्डर पता किया है, बस मैं वैसे ही ऑर्डर पता कर लूँगा इसका. एक बार मेरे को ऑर्डर पता चल गया तो मैं रेट इक्वेशन लिख सकता. रेट इक्वेशन लिख लिया, N2O5. ठीक है, मेरे को पता चला कि भाई ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 आ रहे, तो इसका मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. इसका मतलब मैं इसका मैकेनिज्म अब लिख सकता हूँ. दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर दैट रिएक्शन. मैकेनिज्म लिखना ये ट्रायल एंड एरर मेथड है. ठीक है, काफ़ी बार जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता है वो गलत होता है, उसको करेक्ट किया जाता है बेस्ड अपॉन सम अदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. ठीक है, बट इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड. तो दिस इज अप्रूव्ड मैकेनिज्म, एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है. सो दैट्स व्हाट वी गो विथ. ठीक है, क्लियर है? स्लो स्टेप क्या बता रही है अपने को? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हैज़ बेसिकली नो मीनिंग. और इसमें NO3 देखो दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए इसको अपन कैंसिल करेंगे. दैट इज़ योर इंटरमीडिएट. सेकंड एग्जांपल देख लो. कॉम्बिनेशन ऑफ NO2F2 टू फॉर्म NO2F. ठीक है, NO2 और F2 को कंबाइन करें टू गिव यू NO2F. ठीक है, सो यहाँ पे जो रेट है, ओके, वो लिख रहे हैं अपन इस तरह से. सो रेट लॉ लिख लिया. ऑलराइट, देखो ओवरऑल जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 का. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन में अपने पास 3 स्पेसीज आ रहे हैं. मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ठीक है, कम से कम 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन. ठीक है, सो इसीलिए ये रिएक्शन के लिए मैं मॉलिक्यूलरिटी ये टर्म यूज़ नहीं कर सकता, नॉट फॉर दिस रिएक्शन. लेकिन इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे उसके लिए मैं मॉलिक्यूलरिटी बोल सकता हूँ. ऑब्वियसली स्लोएस्ट स्टेप में ये 2 स्पेसीज इन्वॉल्व है. जो सबसे स्लो स्टेप रहेगा इस मैकेनिज्म में, उसमें ये 2 स्पेसीज इन्वॉल्व है. ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फिर दोनों को कोलाइड करवाऊँगा और मैं एक प्रोडक्ट बना दिया है यहाँ पे. ठीक है ना, ये हो गया. अब बचा क्या है? डिफरेंस निकाल दो. F बचा हुआ है. F इस रिएक्शन में मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको कैंसिल करवाना पड़ेगा. तो F को मैं क्या करूँगा?
नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड में लिखूंगा, बराबर है, कैंसिल करवाना है ना मेरे को F को। अब बचा क्या है, एक NO2 लिख लो, ऑलराइट। और देखो बराबर कंबाइन करता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन करता हूँ दोनों का, NO2F बोल रहा है विच इज़ ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट विच इज़ गुड। सो देखो मतलब जो रिएक्शन है, मतलब ये तुमको दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जाएगा तुमको, मैकेनिज्म अगर लिखने को बोला गया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वी नॉट टॉकिंग अबाउट JEE और नीट, बट जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम, अगर तुमको मैकेनिज्म लिखने को बोल, इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। मेरे को क्या दिया है, क्या यूज़ करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ओके, ये सोचो और उस हिसाब से तुम रिएक्शन, ये एडजस्टमेंट है बेसिकली, इसका कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं है, ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट है, लॉजिकल है, ठीक है। सो यहाँ पे द वे आई राइट इज़ बेसिकली कि मेरे को ये दो चाहिए, तो इन दोनों को सबसे पहले तो कोलाइड करवा लो, ओके। और मैं क्या बनाऊंगा जब कोलाइड कराऊंगा, तो मेरे ध्यान में आता है कि अगर प्रोडक्ट बनाता हूँ, है ना, ये तो जम जाता है मेरा काम, और मेरे को सीधा सीधा काम ही जमाना है यहाँ पे। और बचा क्या है डिफरेंस, एक F चाहिए नहीं मेरे को, F को मैंने इधर ला लिया, यहाँ पे एक NO2 बचा हुआ है, अभी भी एक यूज़ कर लिया, एक बचा है, NO2 इधर ले लिया, यू गेट NO2F, ओवरऑल रिएक्शन से, ठीक है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। सो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 का है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 का है, ठीक है। कोइंसिडेंटली ऑर्डर भी 2 का आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों स्टेप्स है। तो इसेंशियली ये जो स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप और ऑर्डर, दे मैच, दे विल ऑलवेज मैच। स्लोएस्ट स्टेप का जो भी ऑर्डर, स्लोएस्ट स्टेप की जो भी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन हाइपोक्लोराइड। देखो ये है, ठीक है ना, 3Cl O- ये दिया है रिएक्शन, और इस रिएक्शन का ऑर्डर दिया है, सो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। और इसमें ये दिख रहा है मेरे को कि स्लोएस्ट स्टेप में ये दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, कौन से, ClO- के, हाइपोक्लोराइड के, ठीक है। सो वही करना है मेरे को, ठीक है। तो देखो इसका मैं व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल कवर दिस अप सो दैट यू नो, okay, and we'll try to work it out. It's not that difficult to actually work it out. So we'll do is write down the steps, ठीक है। So ClO- प्लस ClO- है ना, क्योंकि मैं ऑर्डर को देख के ये लिख रहा हूँ, मेरे को 2 मॉलिक्यूल हाइपोक्लोराइड के लेने हैं। I need to form one of the product. So which product can I form? Obviously ClO3 नहीं बना सकता, Cl- बना सकता हो, तो I'll get Cl-, ठीक है। और 2 Cl है तो 2 Cl लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, Cl- लिखा तो 2 Cl नहीं लिख सकता, बिकॉज व्हाट इज लेफ्ट ओवर इज बेसिकली O, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता। सो एक Cl इधर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना, एक Cl निकल गया, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो जाएगा ClO2-, ठीक है, ये बन रहा है। अब आई डोंट वांट दिस, इजंट इट, तो मैं ये इसको ला लिया यहाँ पे ClO2-, ये मेरे को कैंसिल करवाना है, इसलिए इधर ला लिया उसको। और यहाँ पे एक ClO- बचा हुआ है अभी भी, तो वो लिख लिया ClO-, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, सीधा सीधा बनवा लो, 2 Cl- और 1 ClO3, तो Cl यहाँ से जाएगा, ओके, एक Cl बनेगा और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये हो जाएगा Cl- प्लस ClO3-, बन गया, ठीक है ना। अब ये कैंसिल करना है मेरे को, वो कैंसिल करवा दो, ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, तो देखो क्या बचा है, ClO-, हाइपोक्लोराइड 3 मॉलिक्यूल, क्लोराइड के 2 और ClO3 के 1, बन गया रिएक्शन। सो यहाँ पे स्लो स्टेप कौन सा है, दिस इज स्लो स्टेप, और इसीलिए दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी का ऑर्डर, ठीक है। सो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, और इसीलिए इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 का, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 का, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज 2। अंडरस्टूड है, ओके।
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन मे डिपेंड नॉट ओनली ऑन द रिएक्टेंट बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सब्सटेंसेस प्रेजेंट एज अ कैटलिस्ट। ओके, जो कैटलिस्ट के जैसे प्रेजेंट है उनके ऊपर भी रेट डिपेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन इन अल्कलाइन HI, ठीक है ना, या KI के पोटेशियम आयोडाइड के इसमें अपन करवाते हैं, आयोडाइड आयन प्रेजेंट है बेसिकली। सो आयोडाइड आयन इन अल्कलाइन मीडियम कैटलाइजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। अब इसका अगर रेट लॉ लिखता हूँ मैं, ओके, सो दैट इज द रेट लॉ बेसिकली, -H लिख रहा हूँ, -1/2। सो व्हाट वी गेट इज K इज इक्वल टू H2O2I-। देखो कैटलिस्ट के ऊपर भी ऑर्डर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है क्या? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन कम इन टू क्वेश्चन बेसिकली, कि इन सम केसेस कैटलिस्ट कैन ऑल्सो शो अप इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या रेट लॉ में आ सकते हैं। सो देखो ओवरऑल ऑर्डर जो रहेगा इस रिएक्शन का वो 2 का रहेगा, क्योंकि H2O2 का 1 है, I- का 1 है, ओवरऑल ऑर्डर वही। अदरवाइज इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, जस्ट रिएक्शन अगर देखते हैं अपन, ठीक है ना, सिर्फ रिएक्शन अगर देखते हैं तो इट सीम्स लाइक इट्स अ सिर्फ H2O2 किसी तरह से डिकम्पोज हो रहा है, एंड सिंस कैटलिस्ट इज देयर इट शुडंट शो अप, बट कैटलिस्ट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ओवरऑल। ओके, और उसको ध्यान में रखते हैं, अपना रेट ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं, वी कैन राइट डाउन द रिएक्शन मैकेनिज्म। H2O2 + I- gives you H2O + OI-, ठीक है। ये नहीं चाहिए अपने को चाहिए होता वाटर और ऑक्सीजन, तो इसको मेरे को फिर से वापस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। एक H2O2 मॉलिक्यूल बचा हुआ है वो लिख लो, और अपने जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म करवा दो, यू गॉट द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 आएगा यहाँ से, ठीक है। ईच स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप 2 है। ओके, सो दैट्स हाउ यू राइट द मैकेनिज्म, ठीक है। एंड ये मैकेनिज्म से तुमको होपफुली मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू नाउ लुक एट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ये एक टेबुलर फॉर्म में तुमको दिया है, ये तुमको ज़्यादा अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द ऑर्डर, ओके, एंड दिस इज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, ओके, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, हमेशा अपन एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी भी एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी ये सिर्फ स्टेप्स के लिए बोलते हैं अपन, या एलिमेंटरी स्टेप्स या एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए। ऑर्डर जो है वी कैन डिफाइन इट फॉर आइदर फॉर स्टेप्स और ऑर्डर फॉर रिएक्शन, ठीक है। जनरली अपन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसको। सो लुक एट these distinctions, okay. Order is sum of powers of concentration terms in rate law expression, बराबर है। rate law expression में जो पावर के जो टर्म्स आते हैं उसका जो सम है उसको अपन ऑर्डर बोलते हैं, ओके। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज जो साइमल्टेनियस कोलिजन कर रही है इन एलिमेंटरी स्टेप्स और रिएक्शन। एलिमेंटरी स्टेप या रिएक्शन में जो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है क्या? ओके। सेकंड, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंटरी रिएक्शन। समझ में आया क्या? सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, इट हैज़ नो मीनिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ओके। ऑर्डर इज बेसिकली यू कैन यूज इट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ स्टेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल स्टेप्स के लिए, या फिर एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए। ऑर्डर हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली, मतलब मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे डिटरमाइन किए थे अभी? जस्ट लुक एट द वे वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी। ऑब्वियसली हमने क्या किया? ऑर्डर डिटरमाइन किया पहले, ओके, और फिर रेट लॉ लिखा, रेट इक्वेशन लिखा उसका, और फिर उससे अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म डिराइव किया, ओके। सो टेक्निकली आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, मॉलिक्यूलरिटी इनडायरेक्टली अपन एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इजंट इट?
एंड इट कैन एक्चुअली चेंज, ये भी ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये देखा गया है कि जो मॉलिक्यूलरिटी पहले प्रपोज की गई थी इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, तो वो मैकेनिज्म फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलरिटी इज़ एक्चुअली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपन उसको मैकेनिज्म लिखते हैं, रिमेंबर, और मैकेनिज्म की जो इंडिपेंडेंट स्टेप्स है उसके लिए अपन निकालते हैं। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के तुम मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते, बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के तुम उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते। क्लियर है ना? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नीड्स टू बी अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी सॉरी इट मैंने गलत पढ़ा इसको। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन it does not need to be just whole number, it can actually be a fractional value, so it can be 0, it can be fractional, it can be a whole number, ठीक है। order of the, it cannot be negative, ठीक है। molecularity can only be whole number, क्योंकि we are talking about molecules that are colliding, simultaneous collisions, बराबर है। so this cannot be fractions, इसलिए molecularity can only be a whole number values, ठीक है। order of reaction can be 0, molecularity cannot be 0, okay, and for complex reaction order is given by the slowest step, ठीक है। and complex reaction हम एलिमेंटरी, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी लिखती ही नहीं है, हम काय के लिए लिखते हैं, एलिमेंटरी स्टेप्स के लिए, ओके। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, ओके। और फिर यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डर। जो अपन ने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे उसमें यही देखा अपन ने, जो मॉलिक्यूलरिटी थी दैट इज सेम एज दैट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। पहले मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसके जो पहले एग्जांपल्स अपन ने देखे वो अच्छे से करो तुमको, ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके, और इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ो। हर एक डिफरेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तुमको समझना ही है। इसके ऊपर काफ़ी बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, ओके। ओके गाइज, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइज कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।